क्या आपको लगता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो सिर्फ हमारी है? गलत सोचते हैं आप। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां दिन ढलते ही जिंदा लोगों का जाना मना होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही गलती की कहानी है। एक ऐसा हाईवे जहां अगर आपने किसी से लिफ्ट ली या किसी को लिफ्ट दी तो समझ लीजिए कि आपने अपनी मौत को दावत दी है। अविनाश को भी यही लगा था कि वो बस घर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठा है उसका ड्राइवर इंसान नहीं है, और वो ढाबा जहां उसने खाना खाया वहां रोटियां नहीं कुछ और परोसा जाता था। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर की उस काली रात से। अविनाश, जो पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता था, अपने घर नागपुर के लिए निकला था। दिवाली की छुट्टियां थी और उसे किसी भी हाल में घर पहुंचना था। बसें फुल थीं, ट्रेन में जगह नहीं थी, तो उसने अपनी पुरानी ऑल्टो उठाई और निकल पड़ा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अमरावती से थोड़ा आगे निकलने के बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान ऐसा काला पड़ा जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो, और फिर अविनाश की कार ने झटके खाने शुरू कर दिए। इंजन से धुआं निकला और गाड़ी सुनसान जंगल के बीचों बीच बंद हो गई। अविनाश ने उतरकर बोनट खोला। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। फोन निकाला, नो सिग्नल। तभी उसे लगा कि झाड़ियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? अविनाश चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सरसराहट। तभी दूर से 2 पीली हेडलाइट्स आती हुई दिखीं। एक पुरानी सी स्कॉर्पियो। अविनाश ने हाथ दिया। गाड़ी रुकी नहीं, बल्कि थोड़ा आगे जाकर धीमी हो गई और रिवर्स गियर में वापस उसके पास आई। शीशा नीचे हुआ। अंदर एक अजीब सी महक थी, जैसे सड़े हुए मांस और अगरबत्ती की मिलीजुली बदबू। ड्राइवर ने चेहरा नहीं दिखाया। उसने एक हुडी पहनी हुई थी। नागपुर? ड्राइवर की आवाज बहुत भारी और फटी हुई थी। अविनाश ने कहा, हाँ भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई है, आगे तक छोड़ देंगे? बैठ जाओ। अविनाश जैसे ही पीछे की सीट पर बैठा, उसने महसूस किया कि सीट बहुत ठंडी है, हद से ज्यादा ठंडी, जैसे वो बर्फ की सिल्ली पर बैठा हो। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत घुटन भरा था। अविनाश ने नोटिस किया कि ड्राइवर रियर व्यू मिरर में उसे बार बार देख रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्राइवर की आंखें शीशे में चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की चमकती हैं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने एक पुराना सा ढाबा देखकर गाड़ी रोक दी। ढाबे का नाम था काली रात भोजनालय। नाम सुनकर ही अविनाश को अजीब लगा। खाना खा लेते हैं, ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े कहा और उतर गया। उसका चलने का तरीका थोड़ा अजीब था। उसका बायां पैर दाएं पैर से थोड़ा उल्टा मुड़ा हुआ लग रहा था। अविनाश ने अपनी आंखों को मला, शायद नींद का धोखा हो। ढाबे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। कोई ग्राहक नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा मक्खियां मार रहा था। वे दोनों एक टेबल पर बैठे। ड्राइवर ने हुडी नहीं उतारी। तभी अविनाश की नज़र ढाबे के कोने में बैठी एक औरत पर पड़ी। वो औरत दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी और लगातार हिल रही थी। जैसे जैसे अविनाश उसे देखता गया, उसे महसूस हुआ कि वो रो नहीं रही है, वो हंस रही है, दबी हुई, खौफनाक हंसी। अविनाश ने ड्राइवर से कहा, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलते हैं। ड्राइवर ने पहली बार अपनी हुडी हटाई और अविनाश का खून जम गया। ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। कोई होंठ नहीं, कोई नाक नहीं, बस 2 आंखें थीं जो जल रही थीं, और उसने बिना मुंह हिलाए सीधे अविनाश के दिमाग में बात की। खाना तो खाना पड़ेगा अविनाश। उसने अविनाश का नाम कैसे जाना? उसने तो बताया ही नहीं था। अविनाश झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने देखा कि ढाबे का वो बूढ़ा आदमी अब काउंटर पर नहीं था। वो छत पर, जी हाँ, छत पर उल्टा चिपका हुआ था, और उसकी जीभ किसी सांप की तरह लटक रही थी। अविनाश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ ईंटों की दीवार थी। वो काली रात भोजनालय अब एक खंडहर बन चुका था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। तभी वो कोने वाली औरत मुड़ी, और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वो औरत कोई और नहीं,
अविनाश की बुआ थीं, जिनका देहांत 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट में हो गया था। उनका चेहरा खून से लथपथ था। उन्होंने अविनाश की तरफ उंगली उठाई हो बोली, तूने मुझे क्यों छोड़ा था अवी? मैं उस दिन भी मदद मांग रही थी। अविनाश को याद आया, 5 साल पहले वो अपनी बुआ के साथ आ रहा था। एक्सीडेंट हुआ था। बुआ जिंदा थीं, गाड़ी में फंसी थीं, लेकिन कार में आग लगने के डर से अविनाश उन्हें बचाने के बजाय वहां से भाग गया था, डरपोक बनकर। ये कोई संयोग नहीं था। ये ढाबा, वो ड्राइवर, वो लिफ्ट, सब एक जाल था। उस पाप का प्रायश्चित जो अविनाश ने 5 साल पहले किया था। अब वो ड्राइवर और वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अविनाश की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। तेरा समय पूरा हुआ, बुआ की आवाज गूंजी। अविनाश ने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर पर वार किया, रॉड उसके शरीर के आर पार हो गई जैसे वो धुएं का बना हो। ड्राइवर ने अविनाश का गला पकड़ लिया। उसका हाथ लोहे जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा था। अविनाश का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी अविनाश की जेब से हनुमान चालीसा का वो छोटा गुटका गिरा, जो उसकी माँ ने सफ़र शुरू करने से पहले ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाला था। जैसे ही वो किताब ज़मीन पर गिरी, ढाबे में एक तेज़ कंपन हुआ। उस ड्राइवर की पकड़ ढीली पड़ी, उसे जैसे करंट लगा हो। अविनाश को एक मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और देखा कि जिस दीवार पर दरवाज़ा गायब हो गया था, वहाँ एक छोटी सी दरार है जिससे बाहर की रोशनी आ रही है। वो उस दरार की तरफ लपका। पीछे से बुआ की चीख सुनाई दी, तुझे वापस आना होगा अभी, तुझे आना होगा। अविनाश ने खुद को उस दरार से बाहर खींचा और सीधे बाहर की गीली मिट्टी पर जा गिरा। जब अविनाश की आँख खुली तो वो किसी अस्पताल के बिस्तर पर नहीं, बल्कि उसी हाईवे के किनारे अपनी बंद पड़ी ऑल्टो कार के बगल में पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। एक पुलिस पेट्रोलिंग वैन उसके पास रुकी। पुलिस वाले ने उसे उठाया। क्या हुआ साहब, रात भर यहीं सोए रहे? अविनाश हक्का बक्का था। वो ढाबा, वो स्कॉर्पियो। पुलिस वाला अजीब नज़रों से उसे देखने लगा। साहब, यहाँ से 50 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है, और जिस स्कॉर्पियो की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका नंबर MH31 था? अविनाश ने नंबर याद करने की कोशिश की। उसे धुंधला सा याद आया। हाँ, वही नंबर था। पुलिस वाले ने जो बताया वो सुनकर अविनाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। साहब, वो स्कॉर्पियो 5 साल पहले इसी जगह एक्सीडेंट में खाई में गिर गई थी। उसमें एक ड्राइवर और एक औरत की मौत हुई थी। वो औरत किसी मदद का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कोई रुका नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि वो गाड़ी रात को मदद देने आती है और फिर मुसाफिर कभी वापस नहीं मिलता। अविनाश ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया। वहाँ उंगलियों के नीले निशान छपे हुए थे। वो सपना नहीं था। अविनाश घर तो पहुँच गया, लेकिन वो उस रात को कभी भूल नहीं पाया। आज भी जब वो रात को सोता है तो उसे लगता है कि उसके कमरे के कोने में कोई बैठा है, कोई ऐसा जो उल्टा है और मुस्कुरा रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं ये PSTD है, लेकिन अविनाश जानता है कि वो निशान उसकी गर्दन पर आज भी ताज़ा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। शायद अविनाश बच गया क्योंकि उसकी माँ की दुआ साथ थी, लेकिन क्या हर कोई उतना किस्मत वाला होता है? अगली बार जब आप किसी सुनसान हाईवे पर हों और कोई अजनबी गाड़ी मदद के लिए रुके, तो एक बार अंदर झांक कर ज़रूर देख लेना, कहीं ड्राइवर के पैर उल्टे तो नहीं। क्या आपके साथ कभी किसी सफ़र में ऐसा कुछ अजीब हुआ है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली खौफनाक दास्तान आप मिस ना करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अविनाश के साथ आगे क्या हुआ? क्या वो बुआ वापस आई? अगर आप पार्ट 2 कमेंट करेंगे तो मैं वो डायरी खोलूँगा जो अविनाश ने मुझे भेजी है। तब तक के लिए सावधान रहें। अंधेरे में कोई आपको देख रहा है। शुभ रात्रि।